हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फ्राइडे द 13 पार्ट 2, जो कि आया था फर्स्ट पार्ट के एक साल बाद 1981 में। इसके डायरेक्टर हैं स्टीव माइनर और राइटर हैं रॉन कर्स। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, क्योंकि ये उसी के बाद की स्टोरी है। वीडियो के एंड में मैं आपको ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बताऊंगा ही, तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि सड़क पर खेल रहा था। उसकी मॉम ने उसे बुला लिया, इसलिए वो तो चला गया, लेकिन उसके जाते ही वहां पर आ गया एक अननोन पर्सन जिसके सिर्फ पैर ही हम देख पाए। वो बढ़ रहा है घर की तरफ और वो घर है फर्स्ट पार्ट की सर्वाइवर एनी का, जो कि अब तक उस दिन को नहीं भूल पाई। फिलहाल उस हादसे को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी उस ट्रॉमा से लड़ रही है, क्योंकि वो यादें इसका पीछा नहीं छोड़ रही। यहाँ पर हम पिछले पार्ट की पूरी एंडिंग देख पाते हैं कि कैसे इसने मिसेस वोरिस की गर्दन उड़ाकर उसे मारा था, फिर इसे खींच लिया था जेसन ने, जो कि सिर्फ इसका बुरा सपना था। लेकिन इसे आज भी डर है कि कोई आकर इसे मार देगा। फिर उसकी मॉम का फोन आता है, जो कि उसके अकेले रहने की वजह से चिंतित थी, लेकिन एलिस ने थोड़ी बातचीत करके फोन काट दिया और इसके बाद वो चली गई नहाने। अब जैसे वो नहाकर वापस आई, फोन फिर से बजने लगा, लेकिन इस बार वो उसकी मॉम नहीं थी, बल्कि इस बार तो कोई बोल ही नहीं रहा, जिससे वो थोड़ा डर गई। डरते हुए वो किचन में जाती है, क्योंकि वहाँ की विंडो ओपन थी। उसने एक आइस पिक उठा ली, लेकिन वहाँ मौजूद थी उसकी बिल्ली। अब पिछले पार्ट की तरह वो फिर से चाय बनाने लगी और कैट फूड लेने के लिए उसने फ्रिज खोला तो वो चिल्ला उठी, क्योंकि फ्रिज में चिल कर रहा था मिसेस वोरिस का सड़ा कटा सर। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसी अननोन पर्सन ने आइस पैक उसके सर में घुसाकर उसे मार डाला। इसके बाद बनी हुई चाय भी साइड में रख दी। हाउ स्वीट। ये था मूवी का इंट्रो। इसके बाद कहानी बढ़ जाती है सीधा 5 साल आगे, और हम देखते हैं एक कपल सैंड्रा और जेफ को, जो कि क्रिस्टल लेक वाले टाउन में आकर गैस स्टेशन के पास रुके अपने दोस्त टेड को फोन करने के लिए, क्योंकि ये जा रहे हैं एक नए खुले काउंसलर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने। बाकी आपको पता ही है कि ट्रेनिंग ये क्या करेंगे। फिर वहाँ पर क्रेजी रैल्फ ने भी उन्हें देख लिया। उनके पास जाकर वो अपनी घिसी पिटी लाइन बोलता है कि सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, और ये कहकर चल देता है उन्हें सोच में छोड़कर। खैर जब वो फोन पर बिजी थे, तभी एक टो ट्रक ने उनका ट्रक टो कर लिया। उस पर नजर पड़ते ही वो दोनों उसके पीछे भागने लगे, पर वो आदमी नहीं रुकता, क्योंकि ये प्रैंक था उनके दोस्त टेड का। वहाँ से तीनों साथ चल दिए, लेकिन सेंटर से थोड़ा पहले ही उन्हें गिरे हुए पेड़ की वजह से रुकना पड़ा, जो किसी ने जानबूझकर रोड के बीच में रखा था। आसपास थोड़ा टहलने पर सेंट्रा को कैंप क्रिस्टल लेक यानी कि कैंप ब्लड का बोर्ड मिल गया। यानी कि कैंप ब्लड इनके सेंटर के काफी पास है, क्योंकि इनका सेंटर भी बना है क्रिस्टल लेक के किनारे। सेंट्रा कैंप ब्लड को देखना चाहती थी, लेकिन टेड ने साफ मना कर दिया। वो पेड़ को साइड करके वहाँ से निकल गए, और ये इन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि कोई उन्हें छुपकर देख रहा था। और ये वही किलर है जिसने एलिस को मारा था, ये पता चल रहा है उसकी शर्ट से। 5 साल हो गए, लेकिन कपड़े इसके सेम है। खैर कैंप पर पहुंचकर उनका इंस्ट्रक्टर पॉल उन्हें बाकियों से मिलवाता है, जिनमें है टेरी, विकी, मार्क और स्कॉट। पॉल उन सबसे घुल मिल रहा था, तभी एक खटारा कार में क्रेजी रैल्फ को साइड करते हुए वहां पहुंच जाती है पॉल की असिस्टेंट कम गर्लफ्रेंड जिनी। लेट होने की वजह से पॉल उससे गुस्सा था, लेकिन जिनी ने उसे मना लिया। रात में पॉल उन सबको यहाँ के लोकल लेजेंड जेसन के बारे में बता रहा था, जो डूबा था 1957 में, लेकिन डूबने के बाद उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी, इसलिए लोगों का मानना है कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है और इसी जंगल में छुपकर रह रहा है। अब वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि ये मूवी बेस्ड है 1984 में। पॉल बताता है कि कैंप क्रिस्टल लेक मर्डर्स में जो लड़की बच गई थी एलिस, वो भी 2 महीने बाद घर से गायब हो गई थी, और वहाँ चारों तरफ खून पड़ा मिला था। लेजेंड के मुताबिक जेसन ने एलिस को देख लिया था अपनी मॉम की गर्दन काटते हुए, इसलिए बाद में एलिस को ढूंढकर उसने बदला लिया अपनी मॉम की डेथ का, और वो ऐसा दोबारा भी करेगा अगर कोई उसके जगह में एंटर होगा। उन मर्डर्स के बाद से यही पहले लोग हैं जो इस जंगल में आए हैं, यानी इन्हें थोड़ा बचकर रहना होगा। सभी उसकी कहानी में मग्न थे कि तभी अचानक एक मास्क मैन ने वहां आकर उन्हें डरा दिया, जो कि था नेड। ये सब पॉल ने किया इनके मन से डर निकालने के लिए। उसके मुताबिक ये सब बकवास है, जेसन डूब चुका, उसकी मां मर चुकी, बात खत्म। लेकिन कैंप क्रिस्टल लेक की तरफ जाना इन सबको मना है, ये बताकर वो जिनी के साथ चल दिया। कैबिन में थोड़ा एंजॉय करने के बाद जिनी सोने चली गई, और तभी कोई उसके कैबिन के बाहर मंडराने लगा। किसी ने दरवाजे पर नॉक किया तो वो चेक करने बाहर गई, लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं था, क्योंकि वो था अंदर, और वो है पॉल, जिसने उसे डरा दिया। इससे जिनी गुस्सा हो गई, इसलिए ऑफ कोर्स वो लग गए रोमांस में, और उन्हें छुप कर देख रहा था क्रेजी रैल्फ। इस बार वो अपनी सन की लाइन बोल पाता, उससे पहले ही किलर ने बार्ब वायर से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। हमेशा बोलता था सब मरोगे, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि सब में ये भी आता है।
अगली सुबह मैराथन दौड़ते हुए वो सभी उसी जंगल से गुजर रहे थे और यहाँ भी कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। तभी टैरी का डॉग मफिन उनसे अलग होकर उसी किलर के पास जा पहुंचा, इसलिए टैरी उसे ढूंढने आती है, लेकिन तभी पॉल ने उसे खाने के लिए बुला लिया, इसलिए वो भी उल्टे पैर हो गई। मफिन जाए भाड़ में। इसके बाद वो सभी लेक किनारे पहुंच गए, जिसका फायदा उठाकर सैंड्रा जबरदस्ती जेफ के साथ कैंप ब्लड देखने निकल गई और कोई अब भी छुपकर उन दोनों को देख रहा था। उस एरिया में एंटर होते ही उन्हें मफिन की कचूमर बनी बॉडी मिल गई, इसलिए वो उसे ध्यान से देखने लगे। तभी एक ऑफिसर ने उन्हें धर लिया। उन्हें वापस ले जाकर वो पॉल को बुरी तरह सुना रहा था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये जगह शांत हुई है, ये दोबारा कियास नहीं चाहता। लेकिन फिर भी पॉल ने बिना किसी पनिशमेंट के उन दोनों को जाने दिया और ये बात ऑफिसर को समझ नहीं आई। जब ऑफिसर वापस जा रहा था तो कोई उसके सामने से कैंप ब्लड की तरफ भागा, इसलिए ऑफिसर भी लग गया उसके पीछा करते हुए वो पहुंच गया एक रद्दी कैबिन तक, जिसे काफी जुगाड़ करके बनाया हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई भी नहीं था। ऑफिसर पूरी तलाशी ले रहा था और एक रूम खोलने पर उसके होश उड़ गए। तभी किलर ने पीछे से एक हथौड़ा उसके सर में घुसाकर उसे मार दिया। डिनर के टाइम पर पॉल सबको ऑप्शन देता है एक रात के लिए टाउन में मजे करने का, जिसके लिए सभी रेडी हो गए। सैंड्रा और जेफ नहीं जाएंगे पनिशमेंट के तौर पर, और मार्क नहीं जा रहा, इसलिए विकी भी नहीं जा रही क्योंकि मार्क इसका क्रश है, और टैरी नहीं जा रही मफिन की वजह से। ये सभी यहीं पर रुककर कैंप का ध्यान रखेंगे। वो सभी 2 गाड़ियां लेकर चले गए और फिर ये सब भी चले गए अंदर, सिवाय टैरी के, क्योंकि वो गई वॉक पर। लेकिन उनके अंदर जाते ही कोई फिर से बाहर मंडराने लगा और उधर वो सभी टाउन तक पहुंच गए। इधर वॉक करते करते टैरी कपड़े उतार कर लेक में नहाने चली गई। तभी किसी ने उसके कपड़े उठा लिए और वो था स्कॉट। वो भी रुक गया क्योंकि उसकी नीयत खराब है टैरी के लिए। टैरी अपनी शर्ट के लिए उसके पीछे भाग रही थी और वो भी पूरा हीरो बन के दिखा रहा था। इसी हीरोगिरी के चक्कर में अचानक वो फंस गया एक ट्रैप में, जो कि उसके मुताबिक लगाया होगा पॉल ने। बड़ी रिक्वेस्ट करके उसने टैरी को चाकू लाने भेज दिया, लेकिन उसके वापस आने से पहले किसी ने एक मशेटी से उसकी गर्दन काट दी। टैरी के वापस आने पर वो उसकी लाश देखकर चिल्ला उठी। तभी किलर ने उसे भी घेर लिया। इधर बार में पीते हुए नेड कहता है कि जेसन वेसन सब बकवास है। तब जिनी कहती है कि क्या पता जेसन रियल हो, और उस रात जेसन ने अपनी मॉम को मरते देखा होगा, तब से उसके दिमाग में सिर्फ किलिंग ही छप गई होगी, क्योंकि इससे पहले उसने किसी की मौत नहीं देखी। क्या पता वो अब भी जंगल में रोता फिरता हो अपनी मॉम के लिए, और जो कोई उसे दिख जाता होगा उसे वो मार देता होगा। ये ख्याल था जिनी का, लेकिन उन दोनों ने उसकी पूरी बात का मजाक उड़ा दिया। उधर कैंप पर सभी रोमांटिक मूड में आ चुके थे, इसलिए विकी रेडी होने चली गई और किलर तब भी उसे छुपकर देख रहा था। वो कुछ लेने कार तक पहुंची, तभी बारिश स्टार्ट हो गई। मार्क उसके इंतजार में बैठा था। तभी एक आहट होने पर वो बाहर निकल आया, जिसका फायदा उठाकर किलर ने एक मशेटी उसके फेस में घुसाकर उसकी जान ले ली और वो रिड़कता गया नीचे। सैंड्रा और जेफ का रोमांस भी जोर पर था। तभी किलर ने एक भाला उन दोनों समेत बेड के भी आर पार करके उनका सारा जोर निकाल दिया। बारिश काफी तेज हो चुकी थी, इसलिए पॉल और जिनी कैंप के लिए निकल गए। नेड बाद में बाकियों के साथ आ जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अब भी उसका मूड है पार्टी का। उधर सबको ढूंढते हुए विकी ऊपर रूम में पहुंच जाती है, तो वहां सैंड्रा की लाश के साथ लेटा हुआ था किलर, जिसे अब हम साफ तौर पर देख पाए। उसे देखकर वो डर के मारे चिल्ला उठी। तभी उसकी नजर गई जेफ की लटकी बॉडी पर, जिसने उसे और भी टेरिफाइड कर डाला। तभी किलर एक चाकू उसके पेट में घुसाकर उसे भी मार देता है, और यहाँ इसने पूरी तरह कैंप को साफ कर दिया। और अब ये भी साफ हो चुका है कि किलर सच में है जेसन। डूबते हुए ये बच गया था और तब से ये जंगल में रह रहा है। जंगल के बीच में जो कैबिन है वो इसी का है। यहीं पर ये बड़ा हुआ, और 1979 में जब इसकी मॉम को मारा गया तब ये वहीं पर मौजूद था, और तब से डेथ इसके दिमाग में छप गई। अपनी मॉम की मौत का बदला लेकर ये चुपचाप यहाँ पर रह रहा था, लेकिन अब 5 साल बाद ये सब यहाँ पर आ गए, इसलिए अब वो फिर से किलिंग पर उतर आया, क्योंकि अपने इलाके में वो किसी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लॉजिक बनाया है राइटर्स ने, जो कि बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन काम चलाना पड़ेगा। थोड़ी बातचीत हम बाद में करेंगे। खैर, आपने देखा कि इस फिल्म में जेसन ने फेस पर पहनी है एक बोरी। वो आइकॉनिक हॉकी मास्क अब तक इसे नहीं मिला। खैर, वो बॉडीज को ठिकाने लगा रहा था, और इसी बीच पॉल और जिनी भी वापस आ गए। कैबिन को खाली पाकर वो काफी हैरान थे, क्योंकि कोई भी ऐसे कैंप को खुला छोड़कर नहीं जाएगा। ऊपर वाले रूम में जाने पर जिनी को बेड पर पड़ा खून देख गया, जो कि उन्हें प्रैंक लग रहा था, क्योंकि बच्चे बड़े खतरनाक हैं। उन्हें ढूंढते हुए दोनों नीचे पहुंच जाते हैं, जहां एकदम अंधेरा था। वहां पर जिनी को किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, और वो था जेसन। वो भाला पॉल के अंदर घुसा देता, लेकिन टाइम रहते जिनी ने उसे अलर्ट कर दिया। तब वो दोनों बुरी तरह आपस में भिड़ गए, और जिनी बेवकूफों की तरह उन्हें देख रही थी। देखते देखते सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि शायद जेसन ने पॉल की जान ले ली। अब उससे बचने के लिए जिनी दरवाजा पकड़कर खड़ी थी, लेकिन उसने हमला बोल दिया विंडो से।
तब वो जल्दी से भागकर किचन में जाकर खुद को लॉक कर लेती है, साथ ही उसने हथियार भी ले लिया। अब वो तैयार खड़ी थी, लेकिन जेसन का हथियार उससे ज्यादा खतरनाक निकला, इसलिए वो जल्दी से पीछे हट गई और तभी उसे मिल गई क्रेजी रैल्फ की लाश। खुद को इस हाल से बचाने के लिए वो चुपचाप खिड़की से बाहर निकल आई। वो जल्दी से कार में बैठ गई, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होगी, जो कि ऑब्वियस है। तभी जेसन भी वहां पहुंच गया, लेकिन अचानक ही वो गायब हो गया क्योंकि वो चढ़ चुका था कार की छत पर। वो उस पर हमला कर रहा था, इसलिए जिनी उसे चकमा देकर फिर से भाग निकली। वो पहुंची विकी वाली कार तक, लेकिन वो लॉक थी। तब उसके पीछे छिपकर उसने जेसन को आगे भेज दिया और वो फिर से चल दी, लेकिन जेसन इतना पागल है नहीं। वो उस पर टूट पड़ा, लेकिन किस्मत से बचते हुए वो पहुंच गई एक कैबिन में और जाकर छुप गई बेड के नीचे। उसके पीछे पीछे जेसन भी आ गया। जिनी आराम से छुपी हुई थी, लेकिन तभी वहां आ गया एक चूहा, जिसे वहां पाकर वो थोड़ी परेशान नजर आई। तभी जेसन को बेड के नीचे दिखाई दी थोड़ी लीकेज। अब ये जिनी का काम है या उस चूहे का, ये तो पता नहीं। जेसन को आसपास ना पाकर वो बाहर निकली तो वो चेयर पर तैयार खड़ा था, लेकिन उसके वजन की वजह से चेयर टूट गई, इसलिए वो फिर एक बार बच गई। इस बार भागते हुए वो उसी के कैबिन तक पहुंच गई, जहां एक रूम में उसने खुद को ब्लॉक कर लिया, लेकिन उस रूम में मौजूद था जेसन की मॉम का सर, साथ ही टैरी की लाश भी, साथ में सड़ी हुई लाश थी एलिस की और पीछे पड़ा था ऑफिसर। तो सबको मारकर ये अपनी मॉम के सामने लाकर रख रहा है, यानी कि उन्हें समर्पित कर रहा है अपनी किल्स। जेसन अपनी मॉम से काफी प्यार करता था, ये बात वो भी समझ गई, इसलिए दिमाग लगाकर उसने उसकी मॉम का स्वेटर पहन लिया। जेसन के आते ही वो उसकी मॉम की तरह बात करने लगी, पर वो फिर भी कन्विंस नहीं था, लेकिन आखिर में जिनी ने उसे विश्वास दिला दिया। वो उसे घुटने पर बैठाकर उसका सर काटने वाली थी कि तभी अचानक जेसन की नजर उसकी मॉम के सर पर पड़ गई, इसलिए उसने वार रोक दिया। वो जिनी को इंजर्ड कर देता है और वो उसे मार भी देता, लेकिन टाइम रहते पॉल ने वहां पहुंचकर उसे रोक दिया। वो दोनों फिर एक बार भिड़ गए और इस बार समझदारी दिखाते हुए जिनी ने एक मशेटी उसके कंधे में घुसा दिया और तभी वो हो गया ढेर। उसका मास्क हटाकर उसका फेस देखकर वो डर गए, लेकिन हमें वो दिखाया नहीं गया। आखिरकार रिलैक्स होकर पॉल जिनी को कैबिन तक ले आया, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर वो हथियार लेकर रेडी हो गए, लेकिन वो निकला मफिन। उसे देखकर उन्हें थोड़ी शांति मिली कि तभी जेसन ने खिड़की तोड़कर जिनी को पकड़ लिया और यहाँ हम उसका फेस देख पाए जो पूरी तरह डिफॉर्म्ड है और यहाँ पर ये कोई रॉन्ग टर्न का म्यूटेंट लग रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट हुआ सुबह में और हम देखते हैं कि जिनी को ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेकिन पॉल के बारे में कोई उसे कुछ भी नहीं बता रहा। लास्ट में हम देखते हैं मिसेस वुरिस का सर और उसके क्लोजअप के साथ ही मूवी एंड हो गई। एंडिंग इसकी काफी अजीब है, कुछ समझ में आए नहीं कि क्या हुआ, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आपको थोड़ा क्लू मिल जाएगा। जेसन का क्या हुआ, पॉल का क्या हुआ, जिनी कैसे बची, ये सब। अब आते हैं मेन सवाल पर कि जेसन इतना बड़ा कैसे हुआ और उसकी मॉम को ये बात क्यों नहीं पता थी कि वो जिंदा है। तो सिंपल सी बात यह है कि डूबने के बाद जेसन किनारे पर आ गया होगा और बच भी गया होगा। तब से वो जंगल में ही रहने लगा होगा, कुछ भी खा पी कर, और धीरे धीरे स्क्रैप से उसने अपना घर तैयार किया। अब उसकी मॉम को पता नहीं था कि वो जिंदा है, क्योंकि वो दोनों कभी मिल नहीं पाए। पैमला कैंप पर तब आई जब उसे रीओपन किया जा रहा था। आखिरी बार जब वो किलिंग करते हुए मारी गई तब इत्तेफाक से जेसन ने उसे देख लिया होगा, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टीनेजर्स काफी चहल पहल कर रहे थे जंगल में। जेसन उन पर नजर रख रहा होगा और तभी उसने देखा होगा अपनी माँ को, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास जाता एलिस ने उसकी गर्दन अलग कर दी जेसन के सामने ही, और ये देखकर वो उस स्टेट में अटक गया। वो भी उसकी सिर्फ बॉडी बड़ी है, दिमाग अब भी उसका बच्चे वाला है। इसके आगे क्या क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब राइटर्स ने कोई खास मेहनत नहीं की, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे बनाने थे, लेकिन मैंने मेहनत करके आपको सब कुछ साफ कर दिया। कुछ इस तरह ये स्टोरी आगे बढ़ी और अभी और आगे बढ़ेगी। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $1.25 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $21.7 मिलियन। प्रॉफिट फर्स्ट पार्ट जितना तो नहीं था, लेकिन बहुत था थर्ड पार्ट बनाने के लिए। फर्स्ट पार्ट से बने एक फैन ने एड्रियन किंग का जीना मुश्किल किया हुआ था उन्हें स्टॉक कर करके, और उससे वो काफी डर भी गई थी, इसलिए उन्होंने खुद बोला कि इस पार्ट में मेरा रोल कम कर दो, और रोल कितना कम हुआ वो आपने देख लिया। और कईयों का कहना है कि उनके एजेंट ने पैसे ज्यादा मांगे थे, लेकिन मेकर्स ने नहीं दिए, इसलिए एड्रियन ने अपना रोल कम करवा लिया। लेकिन ये तो फिल्मी बकवास है, क्योंकि इसके बाद 20 साल तक उन्होंने किसी फिल्म में एक्टिंग नहीं की। मेकर्स को लगा था कि एलिस को लेकर ही सेकंड पार्ट बनाएंगे, लेकिन रोल काटने वाली बात सुनकर वो भी चिढ़ गए, इसलिए एलिस को सेट पर तब बुलाया गया जब पूरी फिल्म शूट हो चुकी थी, सभी जा चुके थे, और उन्हें कोई स्क्रिप्ट भी नहीं दी गई, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि जेसन उन्हें मार देगा, वो भी स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में एलिस ने जो भी अपनी मॉम के साथ बातचीत की थी फोन पर, वो सब एड्रियन ने ही इम्प्रोवाइज किया था। उन्हें कोई लाइंस मिली नहीं थी, उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ था। एड्रियन ने 2 दिन के अंदर ही अपने सारे सीन शूट कर लिए थे। एलिस के डेथ सीन के लिए जो आइस पिक यूज हुई थी वो फेक थी, यानी कि टॉप उसका अंदर घुस जाता, लेकिन वो घुसा नहीं, जिससे एड्रियन के हेड पर गड्ढा हो गया था, और सेकंड टेक में उसी गड्ढे में उस आइस पिक को घुसाया गया।
इस फिल्म में जेसन को प्ले किया स्टंटमैन स्टीव डैश ने और बिना मास्क के जेसन को प्ले किया वेरिंगटन जिलेट ने। फिल्म शूट करते वक्त स्टीव को काफी चोट आई। जिनी को चेस करने वाले सीन में एक पिकैक्स पर गिरने से उनकी पसलियां टूट गई थी। एक बार वो बेहोश हो गए थे और एंड में जब जिनी जेसन को मशेटी मारती है उस टाइम जिनी यानी कि एमी स्टील ने सच में स्टीव की उंगली काट दी थी। तब उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा जहाँ फुल गेटअप में उन्हें टाँके आए और उसके बाद उन्होंने फिर से आकर सीन को शूट किया उसी हालत में। फिर भी फिल्म के क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं दिया गया था जिससे वो काफी निराश थे। एंड में जब जेसन विंडो तोड़कर जिनी को पकड़ता है उस सीन को शूट करते वक्त वेरिंगटन सच में इंजर्ड हो गए थे क्योंकि विंडो टूटी नहीं थी और उनका सर जोर से बजा था ग्लास पर। एमी स्टील के लिए भी वही सीन सबसे ज्यादा मुश्किल था और उसमें एमी का जो रिएक्शन था वो एकदम जेन्युइन है क्योंकि वो सीन है स्लो मोशन। उसके लिए यूज हुआ था एक हाई स्पीड कैमरा जिसके स्टार्ट होते ही वो अपने आप टेंस होकर डर जाती थी। एमी ने अलग से अपनी चीखें रिकॉर्ड की थी ताकि बाद में उन्हें एडिट करके फिल्म में डाल दें। वेरिंगटन ने ऑडिशन दिया था पॉल के रोल के लिए लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए थे। फिर उन्हें रोल मिल गया जेसन का। सभी एक्टर्स सेट पर बने कैबिन्स में रहते थे। एक बार स्कॉट, जेफ और पॉल ने विकी यानी कि लॉरेन मैरी टेलर के साथ प्रैंक किया था उनके कैबिन में जाकर। उन सब ने उनकी विंडो पर स्क्रैच किया जिससे वो इतनी ज्यादा डर गई कि उनकी सांसें फूल गई और वो हो गई बेहोश। लॉरेन को सच में क्रश था मार्क यानी कि टॉम मैकब्राइड पर, लेकिन वो जानती नहीं थी कि टॉम गे है। ये लॉरेन की पहली फिल्म थी। इसमें जेसन का लुक एकदम सिमिलर है 1976 में आई द टाउन दैट ड्रेडेड सनडाउन के किलर से। बस फर्क इतना है कि जेसन की बोरी में एक छेद है और शर्ट का डिजाइन थोड़ा अलग है। इससे आप समझ जाओ कि इसके मेकर्स फुल चेपा चेपी में लगे थे। फर्स्ट पार्ट से जुड़े मेन लोग जेसन के जिंदा होने वाले आइडिया से बहुत ज्यादा शॉक थे, इंक्लूडिंग टॉम सवेनी, शॉन एस कनिंघम और बेट्सी पामर। उन्होंने पब्लिकली बोला है कि ये काफी स्टूपिड है। अगर जेसन अब तक जिंदा था तो वो क्या फूल पत्ती खा रहा था, और अगर था भी तो अपनी मॉम को बता देता कि मैं जिंदा हूँ तो फर्स्ट पार्ट कभी बनता ही नहीं क्योंकि किलिंग्स ना होती। इसी रीजन से टॉम सवेनी ने ये पार्ट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने चुना द बर्निंग को। तब इसके लिए चुना गया स्टैन विंस्टन को, लेकिन काम वो भी नहीं कर पाए क्योंकि वो पहले से बिजी थे। तब लाया गया कार्ल फ्लर्टन को। 5 साल के अंदर स्टैन ने ऑस्कर जीता एलियंस के लिए और उनके स्टूडियो ने काम किया द टर्मिनेटर, प्रेडेटर, एलियन और जुरासिक पार्क जैसी भारी सीरीज पर। 10 साल बाद कार्ल भी ए-लिस्ट मेकअप आर्टिस्ट बन गई ग्लोरी, द गॉडफादर पार्ट 3, फिलाडेल्फिया और साइलेंस ऑफ द लैम्स जैसी मूवीज के साथ। इस फिल्म में से 48 सेकंड्स काटे गए तब जाकर इसे आर रेटिंग मिल पाई। जेफ और सैंड्रा का डेथ सीन फिल्म से काटना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज्यादा गोरी था। उसकी वजह से फिल्म को मिलती एक्स रेटिंग। जो भी सीन्स काटे थे वो सब बाद में खो गए और उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन अब जाकर वो मिले हैं कार्ल फ्लर्टन के पास पड़ी एक VHS में जो कार्ल ने रखी थी अपने पोर्टफोलियो के लिए। सारी फुटेज को बड़ी मुश्किल से निकाला गया और अब सारे 10 सीन आ रहे हैं इसके डीलक्स एडिशन में, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। जेसन का डिजाइन कार्ल ने एक दिन में ही रेडी कर दिया था। इसके पोस्टर में जेसन के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी है, जबकि कुल्हाड़ी से उसने किसी को भी नहीं मारा। इंट्रो में जब जेसन एलिस के घर की तरफ जाता है तो हम उसके सिर्फ पैर ही देख पाते हैं। उस सीन में जेसन को प्ले किया था कॉस्ट्यूम डिजाइनर एलन लुटर ने, और इस फ्रेंचाइज में ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है कि जेसन को किसी फीमेल ने प्ले किया हो। जेसन को बोरी पहनाने का आइडिया भी एलन का ही था क्योंकि उनके हिसाब से यही एक ऐसी चीज थी जो जेसन को आराम से मिल सकती थी, क्योंकि फेस तो उसे कवर करना ही था। उसके फेस की वजह से वो हमेशा बुली हुआ। इसका इंट्रो है 15 मिनट्स का, जो कि सिनेमा हिस्ट्री में सबसे लंबे इंट्रोस में से एक है। पहले जेसन का नाम था जॉश। विक्टर मिलर को लगा कि यह डरावना नहीं लग रहा, इसलिए उसे कर दिया गया जेसन। पहले इसकी एंडिंग अलग थी। जब मिसेस वुरिस का क्लोजअप दिखाया जाता तो फिल्म एंड होने से पहले वो अपनी आंखें खोलकर हंसती, जिससे पता चलता कि जेसन ने पॉल को मार दिया। ये सीन शूट भी हो गया था लेकिन फिल्म में नहीं डाला गया क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बचकाना हो जाता। इसमें बेट्सी पामर का एक छोटा सा कैमियो है जो कि शूट हो गया था आधे दिन में। बेट्सी ने आज तक ये फिल्म नहीं देखी क्योंकि जेसन के वापस आने वाले आइडिया से वो खुश नहीं थी। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि जेसन ही किलर बन जाएगा, क्योंकि वो तो बेचारा विक्टिम था। स्टार्टिंग में जेफ और सैंड्रा ने जो फोन यूज किया था वो फेक था। 2 अनजान लड़कियों ने आकर उस फोन को यूज किया और फिर वो गुस्सा होकर चली गई क्योंकि उसने काम नहीं किया। ऑफिसर ने बताया था कि जिंदगी में उन्होंने सिर्फ एक ही बार कार चलाई है और वो भी इस फिल्म में। क्रेजी रैल्फ यानी कि वॉल्ट कोर्नी को कई बार सेट पर देखा गया खुद से बातें करते हुए। ये शायद वो कैरेक्टर में आने के लिए करते होंगे। इस फिल्म का वर्किंग टाइटल था जेसन। डायरेक्टर स्टीव माइनर के मुताबिक एंड में जब जेसन विंडो तोड़कर जिनी को पकड़ता है वो कोई सपना नहीं था, लेकिन आगे जाकर थर्ड पार्ट में राइटर क्या कर दे ये तो कह नहीं सकते। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में जब टैरी लेक में नहाने जाती है तो जो उसके कपड़े चुराता है वो स्कॉट नहीं बल्कि जेसन था। बिना कपड़ों के ही वो जंगल में जाती स्कॉट को ढूंढने और वो से मिलता डेड। ओरिजिनली जिनी मरने वाली थी लेकिन मेकर्स को एक सर्वाइवर चाहिए था और उन्हें एमी का काम पसंद आया, इसलिए वो बच गई। इसके बाद एमी ने एक और स्लैशर में काम किया, अप्रैल फूल्स डे। उसके बाद एक्टिंग छोड़कर वो बन गई एक थेरेपिस्ट। इसे शूट किया गया था अगस्त 1980 में। जेसन को प्रोटियस सिंड्रोम है जो कि था एलिफेंट मैन को, और वो भी जब पब्लिक में जाते थे तो बोरी पहनते थे। इसमें जेफ के ट्रक का जो नंबर था वही नंबर था एंड में दिखाई गई एम्बुलेंस का 577 BOC।
फिल्म के स्टार्ट में जेसन ने एलिस को फोन किया और वो कुछ बोला नहीं, जबकि उसे फोन चलाना किसने सिखाया ये बात आज भी एक रहस्य है। एक रहस्य ये भी है कि बेड के नीचे हल्का कौन हुआ था, जिन या चूहा। हालांकि एमी ने बताया था कि वो था कोका कोला। इस फिल्म में से सैंड्रा यानी कि मार्टा कोबर का न्यूड सीन हटा दिया गया था क्योंकि वो सिर्फ 16 साल की थी। मिसेस वुरिस के सड़े हुए सर के लिए एक फेक सर बनाया गया था, लेकिन एंड सीन में एक फीमेल ने मेकअप करके वो शॉट दिया था। जब पॉल और जिनी बार से निकलते हैं तो एक आदमी बार के अंदर जाता है। वो थे जेफ यानी कि बिल रैंडॉल्फ। अमेजिंग बात यह है कि उससे पिछले सीन में ही जेफ और सैंड्रा दोनों मरे थे। टेड नहीं मरा क्योंकि उसे और पार्टी करनी थी। पिछले पार्ट में से सिर्फ एलिस और क्रेजी रैल्फ ही वापस आए और दोनों को ही जेसन ने मार दिया और दोनों के ही नाम फिल्म में नहीं लिए गए। जेसन के सिग्नेचर वेपन मशेटी से मरने वाला पहला पर्सन है स्कॉट। क्रेजी रैल्फ की बॉडी मिली पेंट्री में और फर्स्ट पार्ट में भी वो मिला था पेंट्री में, लेकिन जिंदा। जेसन के कैबिन में एलिस की जो बॉडी पड़ी थी, आइस पिक अब भी उसके सर में थी। अजीब बात यह है कि एलिस की बॉडी ज्यादा सड़ी हुई थी और मिसेस वुरिस का सर कम, जबकि पहले सर कटा था मिसेस वुरिस का और एलिस मरी थी उसके 2 महीने बाद। स्लैशर मूवीज में रोमांस करने वाले कभी नहीं बसते, ये इस सीरीज में मेन है, लेकिन जो कपड़े उतार कर लेक में नहाने जाते हैं वो मारे जाते हैं। ये सिस्टम इसी फिल्म से स्टार्ट हुआ था। ये और हैलोवीन 2 दोनों में ही किलर एक ऑफिसर को मारता है सर में हथौड़ा मारकर, और ये दोनों ही आई थी 1981 में। हालांकि हैलोवीन 2 में वो सिक्योरिटी गार्ड था। इसका बॉडी काउंट है 9 पॉल को हटाकर। पॉल मर गया या जिंदा है ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन मेरी मानो तो वो मर चुका। तो ये थे दुनिया भर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना और ये भी बता के जाना कि सबसे ज्यादा ब्रूटल किल कौन सी थी। इस सीरीज में वीडियोस थोड़ी लेट हो सकती हैं क्योंकि एफर्ट कितना ज्यादा लग रहा है वो आपके सामने है, तो बस थोड़ा सा वेट कर लेना, सीरीज आएगी एकदम डिटेल्ड। वो काम मेरा है। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करना ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन में छप जाए। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ थर्ड पार्ट के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।